नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की। सीबीआरई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा सेंटर स्टॉक 2024 तक 1300 मेगावाट से अधिक हो जाएगा। ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक लोकसभा में पारित हुए और भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जारी किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट शीतलन यानी कूलिंग से लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की क्षमता और तरीकों को प्रदर्शित करती है। शीतलन की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को दोहरे तरीके से बढ़ा रही है। एक और ये प्रक्रिया बिजली की मांग को बढ़ाती है और दूसरी ओर कूलिंग उपकरणों से प्रशीतक गैसों के मुक्त होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित करती है। ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 में वैश्विक उत्सर्जन में शीतलन से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा होगी। आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। 2022 में शीतलन संबंधी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की 82% हिस्सेदारी थी। शीतलन की वर्तमान स्थिति के तहत विश्व स्तर पर कूलिंग उपकरणों की स्थापित क्षमता अभी से लेकर 2050 के बीच 3 गुना हो जाएगी। रिपोर्ट में कुछ मुख्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए पैसिव स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। साथ ही इमारतों और शीत श्रृंखलाओं यानी कोल्ड चेन में शीतलन की मांग को कम करना चाहिए। कूलिंग उपकरणों के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता मानक और मानदंड लागू करने चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगली संशोधन के तहत निर्धारित दर की तुलना में ज्यादा तेज गति से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लाइमेट वार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार कारक है। COP 28 के दौरान वैश्विक शीतलन प्रतिबद्धता जारी की गई है। ये प्रतिबद्धता ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में कार्य करने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करती है। ये प्रतिबद्धता जिन कारकों के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करती है, उनमें शामिल है उत्सर्जन को कम करना, पैसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए ऊर्जा दक्षता में सुधार करना। भारत ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 में लॉन्च किया था। ये 2037-38 तक अलग अलग क्षेत्रकों में शीतलन की मांग को 20% से 25% तक कम करने और प्रशीतकों की मांग को 25% से 30% तक कम करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र के रूप में शीतलन और संबंधित क्षेत्रकों को मान्यता दी जाएगी। सीबीआरई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा सेंटर स्टॉक 2024 तक 1300 मेगावाट से अधिक हो जाएगा। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 से 2023 के बीच दोगुनी होकर 2023 की पहली छमाही तक 880 मेगावाट तक पहुंच गई थी। साथ ही लगभग 500 मेगावाट वर्तमान में निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर स्टॉक के मामले में मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु का वर्चस्व होगा। 2024 के अंत तक इसमें इन 3 शहरों की सामूहिक रूप से हिस्सेदारी 80% होने का अनुमान है। डेटा सेंटर एक इमारत या केंद्रीकृत स्थान के भीतर डेटा के लिए एक समर्पित सुरक्षित जगह है। यहाँ बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने, संसाधित करने, वितरित करने या पहुंच की अनुमति देने के लिए कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण स्थापित होते हैं। डेटा सेंटर्स के विकास के कई चालक हैं, जैसे तीव्र डिजिटलीकरण, तकनीकी अवसंरचनाओं में वृद्धि तथा 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का समावेश। इसके अलावा डेटा स्थानीयकरण नीतियां भी इसके चालक हैं। इसमें अब डेटा को उसी देश के भीतर भंडारित और सुरक्षित रखने की प्राथमिकता दी जा रही है जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। डेटा सेंटर्स के विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट डेटा सेंटर नीति 2020 तैयार की है। इस नीति में शामिल है डेटा सेंटर्स को आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा के अंतर्गत शामिल करना, राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत डेटा सेंटर्स को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देना, डेटा सेंटर इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना करना, 5 मेगावाट से अधिक IT लोड क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है। योट्टा D1 नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का अनावरण किया जा चुका है।
ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से जारी की है। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम खतरनाक घटनाओं के घटित होने से पहले ही आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाइयां करने में व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों, व्यवसायों आदि को सक्षम बनाता है। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के 4 स्तंभ हैं: आपदा जोखिम का ज्ञान, पर्यवेक्षण और निगरानी, संचार तथा प्रतिक्रिया की तैयारी। इस रिपोर्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित लक्ष्य टारगेट जी की तुलना में मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन किया गया है। टारगेट जी मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपलब्धता और उस तक पहुंच में पर्याप्त वृद्धि करना है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 101 देशों ने मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस होने की सूचना दी है। इनमें से 95 देशों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति लागू की है। इसके अलावा कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल ने आधिकारिक स्रोतों से जनता तक समय पर सूचना पहुंचाने में मदद की है। अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय देशों में 400 मिलियन से अधिक आबादी की बाढ़, सूखे आदि के लिए बेहतर पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों तक पहुंच है। इसके लिए चुनौतियां ये हैं कि विश्व का केवल आधा हिस्सा ही अग्रिम चेतावनी प्रणाली के दायरे में है। आपदा और खतरनाक घटनाओं के अचानक से घटित हो जाने और उनकी बढ़ती जटिलता तथा गंभीरता के कारण मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की क्षमताओं को चुनौती मिल रही है। भारत में आपदा जोखिम से संबंधित ज्ञान और प्रबंधन, चेतावनी प्रणाली, प्रसार और संचार तंत्र आदि पर्याप्त नहीं है। हालांकि भारत के पास तैयारी, प्रतिक्रिया, डिटेक्शन, निगरानी और पूर्वानुमान संबंधी क्षमताएं मौजूद हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। वैश्विक स्तर पर सभी के लिए अग्रिम चेतावनी पहल, जिसका लक्ष्य 2027 तक पृथ्वी पर सभी को आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के तहत कवर करना है। अफ्रीका और एशिया के लिए रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पहला एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी प्रणाली, आई फ्लोज मुंबई और सी फ्लोज चेन्नई जैसी बाढ़ चेतावनी प्रणालियां आदि। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। ये पेपर 1 से जुड़ा हुआ विषय है। गरबा लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 2003 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया। गरबा इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इस सूची में शामिल होने वाली भारत की अन्य 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं: रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चारण और कुटियाट्टम, रम्मण, मुडियेट्टू, कालबेलिया और छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब के जंडियाला गुरु में ठठेरों द्वारा निर्मित पीतल और तांबे के बर्तन, योग और नवरोज, कुंभ मेला और कोलकाता में दुर्गा पूजा। गरबा नृत्य अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। इसका आयोजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान नारी शक्ति की उपासना की जाती है। ये नृत्य जनन क्षमता का उत्सव मनाने, नारीत्व का सम्मान करने और मातृ देवियों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए आयोजित किया जाता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ऐसी परंपराएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कौशल, कलाकृतियां आदि होती हैं जिन्हें कोई समुदाय, समूह या कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चिन्हित करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इन 5 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: मौखिक परंपराएं, निष्पादन कला, सामाजिक प्रथाएं या परंपराएं, अनुष्ठान और उत्सव आयोजन, प्रकृति से संबंधित ज्ञान और परंपराएं और पारंपरिक शिल्प कौशल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल विरासतों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाती है। ये सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण या सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता उपलब्ध कराती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत ने भी कई प्रयास किए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए संगीत नाटक अकादमी को नोडल कार्यालय घोषित किया है। भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए योजना संचालित की जा रही है। भारत को 2022 से 26 की अवधि के लिए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 2003 की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है।
जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक लोकसभा में पारित हुए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। ये अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों एवं व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत SEBCs यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऐसे लोग जिन्हें अधिसूचना के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा अधिसूचित कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग का प्रावधान करता है। इस अधिनियम से कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा को भी हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के मुख्य उपबंधों के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए कश्मीरी प्रवास समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। इनमें से 1 सदस्य महिला होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से यानी POK के विस्थापित समुदायों में से 1 सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो नया विधेयक है ये जम्मू कश्मीर के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप जारी किया गया। इस रोड मैप का उद्देश्य है प्लास्टिक क्षेत्र में अनुसंधान और उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत का चक्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप का सह विकास करना। ये रोड मैप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोगात्मक पहल के रूप में जारी किया गया है। एक नीतिगत रोड मैप की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। 2022 में भारत सरकार ने कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध कुल उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के केवल 10% से 15% को ही कवर करता है। भारत में कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में से औसतन 13% का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित चक्रीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस प्रणाली में नए उत्पाद बनाने के लिए नए प्लास्टिक का यथासंभव कम उपयोग किया जाता है। इसकी जगह पुनर्चक्रण की गई सामग्री के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस प्रणाली को अपनाने से 20 से 50% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। साथ ही खाद्य श्रृंखला में सूक्ष्म प्लास्टिक का समावेश भी कम हो जाएगा। इससे लैंडफिल में कमी आएगी क्योंकि आप जानते ही हैं कि लैंडफिल की समस्या शहरों में बढ़ती सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा इससे अपशिष्ट बहिर्स्राव की डिजिटल ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। और प्लास्टिक के लिए भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था में 7 तत्व शामिल हैं, जिसमें शामिल है पुनर्चक्रण, उत्पादन, प्लास्टिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, सामग्री बहिर्स्राव, उपभोग और सक्षमकर्ता। चक्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रांजिशन के लिए प्रस्तावित रणनीति की बात करें तो एकल फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन योजना बनाई जानी चाहिए। सभी हितधारकों की पहचान की जानी चाहिए और साथ ही उन्हें इस प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राज्यों को उनकी कार्य योजनाएं डिजाइन करने और कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। चुनावों में नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। नोटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपलब्ध विकल्पों में से एक है। अगर कोई मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना चाहते हैं तो वो नोटा बटन का विकल्प चुन सकता है। नोटा विकल्प की शुरुआत पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई। ये 2013 के बाद आया। किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलने पर वहाँ दोबारा से मतदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि नोटा विकल्प केवल प्रत्यक्ष चुनावों में ही उपलब्ध होगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि राज्यसभा में होते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा। अगला टॉपिक है मियावाकी वृक्षारोपण विधि। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण की इस विधि का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। इस विधि में प्रति वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियां,
ग्राउंड कवर प्लांट्स आदि रोपित किए जाते हैं। इससे छोटे भूखंड पर घने वितान की परत वाले वन तैयार हो जाते हैं। इसमें वृक्षारोपण के लिए ऐसे पादपों की प्रजातियां चुनी जाती हैं जो कठोर मौसम और पानी की कमी की स्थिति में भी जीवित रह सकती है। मियावाकी विधि में वन कम समय में तेजी से बढ़ते हैं। ये विधि शहरी वानिकी में योगदान देती है। ये कार्बन संचय में वृद्धि करती है। ये वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक है। ये वन स्थानीय पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने I4C से मिले इनपुट के आधार पर 100 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। I4C की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की थी। इसे देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। I4C का उद्देश्य है साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, सक्रिय साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना, पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। 2023 में अब तक NAFIS यानी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को देश भर में 1022 स्थानों पर स्थापित किया गया है। नफीस राष्ट्रीय स्तर का खोज योग्य डेटाबेस है। इसमें अपराध और अपराधियों से संबंधित फिंगरप्रिंट डेटा एकत्रित है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो में किया जाता है। इसमें किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को एक विशिष्ट 10 अंकीय नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है। नफीस अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम डेटाबेस में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट आइडेंटिफायर प्रदान करता है। नफीस और CCTNS दोनों के बैकएंड पर जुड़े होने के कारण ऐसा संभव हो पाता है। अगला टॉपिक है पोम्पे रोग। हाल ही में भारत में पोम्पे रोग से पीड़ित पहले मरीज की मृत्यु हो गई है। ये एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी है। ये बीमारी लगभग 10 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। ये बीमारी एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी के कारण होती है। ये एंजाइम हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ता है। इस एंजाइम की कमी की वजह से शरीर की कोशिकाओं में, विशेषकर मांसपेशियों में ग्लाइकोजन एकत्रित हो जाता है। इसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का लक्षण है मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्याएं और हृदय संबंधी समस्याएं। इसके उपचार के लिए रोग के दौरान प्रकट होने वाले ज्यादातर लक्षणों को प्रबंधित करके और रोगी के जीवन में खुशहाल माहौल बनाकर इसका उपचार किया जा सकता है। डायल वर्टिकल माइग्रेशन। डायल वर्टिकल माइग्रेशन खुले समुद्र की सतह और गहराई के बीच समुद्री जीवों के रोजाना एक साथ ऊपर नीचे आने जाने को कहा जाता है। ये एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु प्लवक शिकारियों से बचने के लिए रात के अंधेरे में आहार के लिए समुद्री गहराई से ऊपर सतह पर आ जाते हैं। सूर्योदय से पहले ये जीव फिर से गहरे समुद्र में लौट जाते हैं। डायल वर्टिकल माइग्रेशन कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि जंतु प्लवक कार्बन का उपभोग करते हैं। बाद में समुद्री जीव इन्हीं जंतु प्लवकों को अपना आहार बनाकर समुद्र की सतह से पर्याप्त मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। जब ये जीव गहरे पानी में वापस लौटते हैं तो ये अपने साथ कार्बन भी ले जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। ये सरकार के अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसे 1891 में कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इसका कार्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसका काम है सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अभिलेखीय रिपोजिटरी है। भौगोलिक संकेतकों की बात करें तो हाल ही में मेघालय के 4 उत्पादों को GI टैग मिला है। इसमें शामिल है लाकाडोंग हल्दी। ये करक्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला एक तत्व होता है। इसके कारण ही हल्दी पीले रंग की होती है। मेघालय के जो 4 उत्पाद हैं उनमें शामिल है गारो दकमंदा। ये गारो जनजाति द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। दूसरा है लारनाई मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन जयंतिया हिल्स जिले में काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। तीसरा है गारो चुबिची। ये गारो जनजाति का पारंपरिक मादक पेय है। इसे चावल से बनाया जाता है। GI टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रदान करता है। ये वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित है। GI टैग 10 वर्ष के लिए वैध होता है।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। रुक्मिणी लक्ष्मीपति, वे आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। वे महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू से प्रभावित थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में सविनय अवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह में 1930 में हिस्सा लिया था। वे पहली महिला थीं जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया था। उन्हें मद्रास विधान परिषद के लिए चुना गया था। बाद में वो विधानसभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी। 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था और वे राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी। रुक्मिणी लक्ष्मीपति साहस, धैर्य, निस्वार्थता और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।